न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। आसाराम को सजा का ऐलान हुआ है। रेप मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेप मामले में आसाराम को दोषी पाया गया था, उसके बाद सजा के बिंदुओं पर बहस हुई और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गांधीनगर की अदालत ने कल आसाराम को रेप के एक मामले में दोषी करार दिया था। अभी आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। शिष्या से 10 साल पुराने रेप केस में सजा का ऐलान हुआ है। 2 बहनों के रेप मामले में कुल 7 लोग दोषी हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरत की एक महिला से रेप के मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद सुनवाई शुरू हुई और कल आसाराम को केस में दोषी पाया गया, जिसके बाद आज सजा पर बहस हुई। मैक्सिमम सजा की मांग की गई थी। वकील की ओर से बहस के बिंदुओं जब सजा के बिंदुओं पर बहस चल रही थी, मैक्सिमम सजा की मांग की गई थी और आखिरकार सजा का ऐलान हुआ। आजीवन कारावास की सजा आसाराम को सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सोमवार को ही आसाराम को दोषी करार दिया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या कुछ हुआ सजा के बिंदुओं पर बहस के दौरान और कोर्ट की रीजनिंग क्या रही आजीवन कारावास की सजा सुनाने के पीछे? देखिए स्वप्निल, अगर बात करें तो जो आसाराम का मामला है, इसकी कहानी अगर जोधपुर से अगर जुड़ने की बात करें तो 2013 से है, जब आसाराम को गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया था। इसके बाद जो अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में आसाराम को जब जीवन के आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा मधुसूदन शर्मा की कोर्ट ने सुनाई थी, इसके बाद आसाराम ने लगातार प्रयास किए थे कि उसको जमानत मिल जाए। उसको लेकर वो लगातार अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार अर्जियां लगा चुका है। इस दौरान जो है उसके पैरोकार ने उसका एक फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया था। उसको लेकर आसाराम ने एक केस लिया था और अब गांधीनगर का जो अगर बात करें, जो सेशन कोर्ट की सजा सुनाई है आसाराम को, उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ जो 6 आरोपी थे, उनमें से एक की जो है सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी और अन्य आरोपियों को जो है सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। आसाराम की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ी है। जो आसाराम का सपना था कि यदि गांधीनगर की कोर्ट से यदि उसे जो है मुक्ति मिल जाती है, बरी हो जाता है यदि वो, तो उसके पास एक आधार रहता कि वो आगे फिर से एक बार जमानत के लिए अर्जी पेश कर सकता था। तो आज जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम के भक्त काफी संख्या में पहुंचे, जेल के बाहर नमन करते नजर आए और भक्तों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश है। ठीक है चंद्रशेखर, मेरे साथ आप बने रहें। गांधीनगर से सहयोगी जनक दवे भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जनक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए स्वप्निल, अभी गांधीनगर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आसाराम को उम्र कैद की सजा होगी और साथ में उसकी धाराओं के तहत उसके साथ साथ 50,000 रुपये का जो मुआवजा है वो पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 23,000 रुपये का जुर्माना भी कहे कि इस पूरे मामले ऐसे आईपीसी की धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया था। कल ही कोर्ट ने उनको ये दोषी करार दिया था और आज जो उनको सजा का ऐलान था और कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की जो बातें थी, क्योंकि एक बार दोषी पाए जाने के बाद आप जैसे जानते हैं स्वप्निल की दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है कि इस पे क्या कुछ कहना है और तमाम साक्ष्य प्रमाण अब तक तो कोर्ट ने अपने सामने रखे थे। दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ में कहा है कि उनको दया के सजा के बिंदुओं पर जब बहस हुई जनक, जाहिर तौर पर मैक्सिमम सजा की मांग की गई होगी, लेकिन काउंटर में क्या कहा जा रहा था और फिर कोर्ट की रीजनिंग क्या है इस सजा के पीछे? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बहस हुई। अब तक की जो सुनवाई को मैं जो देखता आया उसमें लंबे समय से सुनवाई होती रही कि 98 का मामला है। जो बचाव पक्ष ने अपनी ओर से आरोपी को बचाने के लिए जो बातें रखी थी, जो साक्ष्य सरकारी वकीलों ने रखे थे, उसके सामने बचाव पक्ष ने कहा था कि 1998 का मामला है और 2013 में मामला दर्ज होता है। तो इतने सालों तक पीड़िता क्यों नहीं बोली? पीड़िता पर अगर जुर्माना, उसकी सजा, उस पर जो मेडिकल हुए थे, इतने सालों के बाद वो मेडिकल टेस्ट कैसे पॉजिटिव पाए गए, ये दुष्कर्म के, ये बहुत सारे ऐसे मामले थे। लेकिन
जो सबूत थे, जो गवाह थे, वो गवाही इतनी इम्पोर्टेंट थी। जब सरकारी वकीलों ने जो गवाह पेश किए थे और साथ ही में कोर्ट के सामने जो गवाह ने अपनी बातें रखी, जब एक एक करके घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से पेश किया, तो ऐसे में कोर्ट के सामने और संबंधित जो साक्ष्य है उसके सामने, सबूत के सामने, ये सबसे बड़े स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट साबित होते थे। और इस स्टेटमेंट के आधार पर ही, गवाहों की बयान जो गवाही थी उनके आधार पर ही ये सजा का ऐलान हुआ। ये हम सीधे तौर पे कह सकते हैं। जो तमाम पक्षों को, दोनों पक्षों को सुना, सरकारी और बचाव पक्ष दोनों को सुना, और आखिरकार कोर्ट को लगा कि 10 साल की सजा, चूंकि जो धाराएं थी उसके तहत बचाव पक्ष कहता था कि 10 साल की सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, और 10 साल से ज्यादा समय अब कोर्ट में वो बिता चुके हैं, तो इससे ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। जबकि रेरेस्ट ऑफ रेयर केस में मानने के लिए कहे थे, हालांकि कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, लेकिन कहा कि एक धर्मगुरु जिसे लाखों की श्रद्धा में लोग जो मानते हैं, और इस तरीके की अगर उन पर आरोप लगे और वो इस तरीके से दोषी पाएगी, तो समाज को हम क्या संदेश दे रहे हैं। तो कोर्ट काफी सख्त लगी, और जो सरकारी वकीलों ने जो बयान रखे थे, स्टेटमेंट रखे थे या साक्ष्य रखे थे, उनको ध्यान रखते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा, धाराओं के तहत की सजा है। लेकिन जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से समाज, जनक आप मेरे साथ बने रहे। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से मेरे साथ है। चंद्रशेखर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, लगभग अगर जुर्माने की राशि हटा दे तो एक जैसी सजा का ऐलान अलग अलग मामलों में आसाराम के लिए हो चुका है। अब ये दोनों सजाएं साथ चलेंगी या अलग अलग रहनी है? बात करें तो जिस प्रकार से उम्र कैद की यदि बात करें तो उम्र कैद के से बड़ी सजा जो है आसाराम को जोधपुर के कोर्ट से मिल चुकी है। इसमें जो जीवन के आखिरी सांस तक जो है जेल में रहने की सजा दी है। और अगर बात करें तो जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने बताया था कि कोर्ट ने आसाराम के मामले में जो है सख्त रुख अख्तियार किया है। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि जो सलमान खान का हिरण शिकार मामला था, उसमें भी कोर्ट का ऐसा ही कुछ संदेश था कि जो रोल मॉडल होते हैं, चाहे हीरो हो या संत हो, जो समाज के रोल मॉडल होते हैं, यदि वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। और समाज में ऐसी प्रवृत्तियों को लेकर सख्त संदेश देने के लिहाज से कोर्ट का अक्सर ऐसे मामलों में, जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सख्त रुख रहता है। और आसाराम को जो है उम्र कैद की सजा दी गई। और हालांकि उनके जो अधिवक्ताओं की मांग थी कि 10 साल की सजा इसमें दी जाए, ताकि जो ट्रायल के दौरान जो जेल में वो रहे थे साल 2013 से 2023, यानी कि 10 साल, तो वो सजा लगभग कंप्लीट हो जाती। तो उनका ये पक्ष था कि 10 साल की सजा दी जाए। लेकिन चूंकि उम्र कैद की सजा है, तो अब आसाराम को एक लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से आसाराम की ओर से जो लगातार जमानतों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा था। और आसाराम को इस गांधीनगर वाले केस के चलते ही कहीं ना कहीं पैरोल की जो है सुविधा नहीं मिलती थी। और अब कहीं ना कहीं आसाराम के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें बढ़ी है। जिस प्रकार से उनको दोषी पाया गया और उसके बाद सजा सुनाई गई है आसाराम के लिए। एक सवाल और है जनक, मैं आपके पास आऊंगा, चंद्रशेखर बने रहे। जनक, देखिए, जाहिर तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी सबसे मुफीद तरीका थी, क्योंकि हमने देखा आसाराम के जो समर्थक हैं वो कई बार सड़कों पर किस तरह से जमा हो जाते हैं और किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं भूतकाल में, ये किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया, लेकिन उसने जब सजा का ऐलान हुआ, इस न्यूज को रिसीव कैसे किया है? जनक, सुन पा रहे हैं? अपना सवाल दोहराएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वाजिब सी बात है कि पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होनी थी, क्योंकि आसाराम के समर्थक सड़कों पर आकर कब क्या करेंगे किसी को अंदाजा नहीं है। उससे बचने का सबसे सेफ तरीका होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाए। लेकिन जब सजा सुनाई गई तो आसाराम ने उसे रिसीव कैसे किया? देखिए, ये इन कैमरा कह सकते हैं, जो सुनवाई थी उसमें मीडिया को अलाउ नहीं था। अंदर केवल बचाव पक्ष और सरकारी वकील ही वहां पर मौजूद थे। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रमुख आरोपी के तौर पर, चूंकि अब बाकी आरोपी को लाने की जरूरत नहीं थी, जो आसाराम की पत्नी और बेटी हैं, वो वैसे ही कल ही उनको मुक्त कर दिया गया था तमाम आरोपों से। 6 जो आरोपी थे उनको यहाँ से मुक्त कर दिया गया था तमाम आरोपों से। तो ऐसे में प्रमुख आरोपी के तौर पे आसाराम ही थे। तो ऐसे में सुनवाई के वक्त उनको हाजिर रखा गया था, लेकिन अब तक वो जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इन हाउस हुई थी और केवल सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील ही वहां पर मौजूद थे जज के सामने। लेकिन दोनों की सुनवाई के बाद जाहिर सी बात है, इतनी कड़ी सजा, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिए गए कोर्ट की ओर से, या कहे कि जो रिटर्न ऑर्डर है उसमें जो तिलक अपनाया गया, जो सख्ती बताई गई, वो सीधे तौर पे बताती है कि धर्म गुरु होने के नाम पर आप इस तरीके के कारनामे या इस तरीके की चीजें करेंगे तो वे संदेश अच्छे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यही एक प्रमुख बात के तौर पर है। और इसके बाद भी अभी हमें देखना होगा रिटर्न ऑर्डर आने में। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब देख लेते हैं हेडलाइंस। दुष्कर्म मामले में आसाराम को आजीवन कारावास, गांधीनगर की अदालत ने सुनाया फैसला। कल कोर्ट ने आसाराम को करार दिया था दोषी, अभी जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। राजस्थान विधानसभा में गूंजा कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मुद्दा, संयम लोढ़ा के बयान पर बवाल, स्पीकर जोशी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में हुई नोकझोंक। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के हार्डकोर अपराधी जतिन और सतीश को लाया गया गुढ़ा, दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। दोनों ने पुलिसकर्मियों पर पौख गांव में की थी फायरिंग। क्या टैक्स स्लैब में होगा बदलाव, महंगाई से मिलेगी राहत, किसानों के लिए बजट में क्या होगा खास, क्या है जनता की उम्मीदें, देखिए शाम 5:26 पर खास पेशकश। बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीद है। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 17वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। और अब देख लेते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग। आसाराम को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीसी के जरिए हुई। आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे जारी किया। सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 6 से 6.8 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। यह सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में तकरार तो होगी ही, तकरीर भी होनी चाहिए। मोदी ने कहा, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। हम बहुत अच्छी तरह मंथन कर देश के लिए अमृत निकालेंगे। हमारे देश के बजट पर विश्व की नजरें हैं। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बजट सत्र में हम चीन के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद के मुद्दों को उठाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आए राहुल गांधी को बधाई देने के बजाय केंद्र केवल उन्हें कोस रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया, राज्य की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। दरअसल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किए जाते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। सर, अभी आज मान्यवर न्यायपालिका गांधीनगर के एडिशनल सेशन जज साहब ने आसाराम को दोषी करार करने के बाद सजा के बारे में हमको सुनने के बाद इस नतीजे में पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है। लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाने का ऑर्डर किया है। आसाराम ने શું સુધી હતી સજા સાંભળી सर, अभी एक आरोप जो बेटे नारायण साईं पर भी एक लड़की ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, वो तो यहाँ नहीं चल रहा है। वो तो पूरा हो गया, सूरत में उनको लाइन है और वो अपनी पेंडिंग है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये वकील बता रहे थे। उन्हें आसाराम को कल ही कोर्ट ने दोषी करार दिया। हालांकि जो अन्य आरोपी थे उनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, बाकियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आज आसाराम को क्या सजा दी जानी है, इस पर बहस हुई। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील में तीखी बहस हुई।
सरकारी पक्ष ने कहा कि भाई मैक्सिमम सजा का ऐलान होना चाहिए। जिस तरह का गंभीर आरोप है और जिस तरह की ये पर्सनैलिटी है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कोर्ट पहले भी ये क्लियर कर चुका है कि रोल मॉडल टाइप जो व्यक्ति होते हैं, अगर उनसे कोई अपराध होता है तो उसका कई लोगों पर असर पड़ता है। ऐसे में सजा भी एक नजीर होनी चाहिए। उसी बात का हवाला सरकारी वकील की ओर से दिया गया। इधर आसाराम के बचाव में वकील का कुछ और कहना था जो कि स्वीकार नहीं किया गया जाहिर तौर पर। और ऐसे में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो इसे कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और सहयोगी जनक दवे मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, वकीलों से आपकी बातचीत हुई है, क्या क्या बताया वकीलों ने? देखिए, तमाम दोनों पक्षों के वकीलों से हमने बात की, हमसे उनसे बाइट भी लिया। उन्होंने यही कहा कि कोर्ट ने जो बातें रखी, दोनों को और से बचाव पक्ष के वकीलों ने सारे अपने तथ्य रखे थे, सरकारी वकील ने अपनी अपनी बातें रखी। सरकारी वकील ने कहा कि देखिए, इतना जघन्य अपराध है, आप एक धर्मगुरु के नाम पर एक महिला का जो आप में भरोसा रखती है, आप में विश्वास रखती है, उसका आप भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं, उसको दुष्कर्म आप कैसे इसके साथ कर सकते हैं। और ये एक परिवार की दो बहनें, वो उसकी ओर से उसके ही परिवार पर आरोप लगा, तो पूरी चीज। और उसके बाद जो व्यक्ति जो युवती को वहां से आश्रम से जहां पर दुष्कर्म हुआ वहां घटना तक ले गए, उन तमाम व्यक्तियों के जो स्टेटमेंट थे, वो स्टेटमेंट ने काफी अहम भूमिका अदा की इस सजा के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो साक्षी थे, वो गवाह थे, वो अपने बयानों से नहीं मुकरे। और उसकी तरफ बचाव पक्ष ये कह रहा था कि इतने सालों लंबा 98 की घटना है, 2013 में आप इसकी शिकायत कर रहे हैं, ऐसे में इतने साल तक आप कहाँ थी, क्यों नहीं आपने उस समय पुलिस से शिकायत नहीं की और क्यों कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। तो ये केवल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पे बापू को फंसाने की साजिश है, ये एक बचाव पक्ष की ओर से बातें रखी गई। लेकिन जो साक्ष्य थे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट में हमेशा क्या रहता है, जो साक्ष्य रहता है और गवाह रहते हैं। अगर आपके सामने गवाह मजबूती से गवाह देता है तो जाहिर से उसका। लेकिन जनक, जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें जो अन्य भी लोग आरोपी बनाए गए थे, उनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, ये जांच टीम ने उसमें उद्धृत करने की कोशिश की थी, हाईलाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोर्ट में नहीं चली। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर जो गवाही दी है तमाम गवाहों ने, उसको ध्यान में रखा गया है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को देखा गया है, हर चीज को। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ पर आपको एक बात रखनी होगी, जब भी कोई सजा होती है, सजा किस आधार पर होती है? सजा हमेशा इन्वेस्टिगेशन पर होती है। जिस तरीके के साक्ष्य जुटाए जाते हैं, उस साक्ष्य को आप जब कोर्ट के सामने रखते हैं एक कन्विंसिंग फैक्ट के साथ, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसको आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो कन्विंसिंग फैक्ट रखी गई, उसको उसका जवाब या उसको कहे कि उसको डिफेंस ठीक से बचाव पक्ष नहीं कर पाया, और ये बचाव पक्ष की भी हार है। कोर्ट में हमें इस तरीके से देखना होगा, इसमें आशाराम की जीत हार की बात नहीं है। जो आशाराम की ओर से जो सरकार वकील जो अपनी बात रख रहे थे, वो शायद अपनी बातों को सही तरीके सही ढंग से शायद न देख पाए, क्योंकि सामने साक्ष्य इतने मजबूत थे, और ऐसे में मजबूत साक्ष्य के आधार, गवाहियों के आधार पर ही जब सजा का ऐलान होता है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग रहती है। और कोर्ट तो जनक, आजकल देखिए इस तरह के मामलों में जज द्वारा की गई कोई खास टिप्पणी भी हेडलाइंस बनती है। कल दोषी करार दिए जाते वक्त या आज सजा के ऐलान के वक्त क्या कोर्ट की कोई खास टिप्पणी रही है? जो मैंने आपको बात बताई वही एक जो प्रमुख तौर पे, हालांकि अभी रिटर्न ऑर्डर आएगा, उसके बाद सचिन हमें पता चल पाएगा पूरी बात। दरअसल कोर्ट ने किन क्योंकि कोर्ट में जब जजमेंट लिखा जाता है तो लंबा चौड़ा जजमेंट होता है, लंबा चौड़े जजमेंट के साथ कोरिलेट किया जाता है घटनाओं को, और जज भी कई बार अपनी बातें भी रखते हैं उनके साथ साथ। तो ऐसे में क्या किन किन बातों को उन्होंने ध्यान में रखा है, क्यों इतनी सख्ती, चूंकि जो धाराओं के तहत बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की थी, तो 10 साल से ज्यादा की सजाओं को क्यों जोड़ा गया बाकी के साथ, ये भी हमें देखना होगा। तो मैक्सिमम पनिशमेंट के ऊपर भी जब बातें आती है, क्योंकि जब 11 बजे इस मामले की बात सामने रखी जा रही थी, तो बात ठीक है जनक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है, लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का ऑर्डर दिया है।